हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो नवंबर 2019 के इकोनॉमिक लॉ का पेपर 6D है उसकी केस स्टडी को कैसे सोल्व कर सकते हैं। इकोनॉमिक लॉ पेपर 6D के ओपन बुक एग्जाम है जिसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल, आपके रेफरेंस नोट और आपने जो प्रीवियस ईयर की RTP, MTP और एटसेट्रा आपने जो मटेरियल है उसको यूज कर सकते हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं उस एग्ज़ाम के अंदर कि उस एग्ज़ाम को हम कैसे इफेक्टिव वे से फिनिश कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं केस स्टडी नंबर 2 नवंबर 2019 एग्जाम की डिस्कस करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हम केस स्टडी को फिनिश कर सकते हैं। मैं केस स्टडी का ओवरव्यू देके आपके क्वेश्चन आंसर के साथ हम डील करेंगे फिर, और इस केस स्टडी का आंसर मैं आपसे ही निकलवाऊंगा कि किस तरह से हम केस स्टडी को सोल्व करते हैं। ये जो केस स्टडी है ये फैमा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, 3 एक्ट के ऊपर बनाई गई है। उन तीनों के प्रोविज़न को इस केस स्टडी के अंदर यूज किया गया है। मैं केस स्टडी का ओवरव्यू देता हूँ आपको। इस केस स्टडी के अंदर 2 पर्सन, सुधीर शंकर और अजय विनोद, दोनों पर्सन ने इंडिया से स्टडी की फर्स्ट IIT बॉम्बे से, देन दे मूव टू USA फॉर मास्टर्स। After that, they worked USA for more than 10 years. In 2015, they come to India for serve करने के लिए their country. They stabilize a company which name is Teddy Bear Technology Private Limited, TBTPL. ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप कंपनी थी जो 2015 में स्टेबलाइज की गई है और इंडिया की ये एक स्टार्टअप कंपनी में काउंट हुई। इस कंपनी का नेचर ऑफ द बिजनेस था टेक्नोलॉजी एंड मशीन लर्निंग। द कंपनी जो सॉफ्टवेयर, ये कंपनी जो होती ये एक STP में रजिस्टर्ड थी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में, पर कंपनी इज नॉट ए स्टेटस होल्डर। कंपनी को कोई स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर का अवार्ड नहीं मिला था अब तक। मतलब इसे स्टेटस होल्डर वाला वो नहीं दिया गया था। स्टेटस होल्डर आपने कस्टम एक्ट के अंदर पढ़ा होगा कि उसमें होता है कि 1 स्टार स्टेटस होल्डर, 2 स्टार, 3 स्टार, इस तरह से होते हैं। इनको क्या होती है, रिलैक्सेशन होती है कंप्लाइंसेस के अंदर। तो वो भी इसको होल्डर नहीं मिला था। TBTPL एम्प्लॉइज थे और बहुत सारे क्लाइंट थे कंपनी के, और कंपनी 3 ईयर्स के अंदर एक्सपेंशन के लिए सोच रही थी। इसके बाद कंपनी ने कुछ एक्सपोर्ट किया। उस एक्सपोर्ट 15-16 जो इसका फर्स्ट ईयर था, 16-17 और 17-18 के अंदर, उसकी हमें फिगर दी गई है। 15-16 के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि $5 लाख का एक्सपोर्ट किया, जिसमें 3 लाख उनको रिलाइज हुआ। 25 लाख का किया जिसमें से 20 लाख रिलाइज हुआ, और 45 लाख का किया और 30 लाख रिलाइज हुआ। यहाँ पे देखो एक वन ऑफ द एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस कितने का था, $2 लाख का था, जो TBPL ने 16-17 के अंदर रेज किया था। पर उसका अमाउंट उसको 17-18 यानी कि 31 मार्च 2018 तक रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद कंपनी ने 18-19 में उसको रिटर्न ऑफ कर दिया। रिटर्न ऑफ मीन्स उसको बैड डेब्ट कर दिया। मतलब कंपनी ने अपने सारे एफर्ट लगाए, पर कंपनी को वो पैसा, कंपनी ने क्या किया कि वो पैसा उसको एक्सेप्ट नहीं, मतलब वो उसको रिसीव नहीं होना, तो उसने वो क्या कर दिया, बैड डेब्ट कर दिया 18-19 के अंदर $2 लाख। और ये जो $2 लाख ने राइट ऑफ किया था विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ऑथराइज डीलर। ऑथराइज डीलर की कोई भी अप्रूवल ऑब्टेन नहीं की थी इसके लिए। इसके बाद कंपनी का जो एक की वेंडर था, कंपनी ने जो फॉरेन करेंसी उसको रिसीव हुई थी एक्सपोर्ट करके, $5 लाख उस वेंडर को लोन पे दे दी, ताकि वो वेंडर अपनी मेंटेन कर सके वर्किंग कैपिटल। और इसके लिए कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन भी पास कर दिया, क्योंकि कंपनी ने इसको इसलिए दिया कि कंपनी के लिए वो क्या था, एक क्रिटिकल सर्विस प्रोवाइड करता था कंपनी को, और कंपनी के लिए एसेंशियल थी फॉर कंटिन्यूटी करने के लिए। और इस लोन को गारंटी दी जो वेंडर था उसकी होल्डिंग कंपनी में, जो मॉरिशस में लोकेटेड थी। कंपनी को एक्सपेंशन के लिए मनी की रिक्वायरमेंट थी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट थी, तो कंपनी ने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो मुंबई में लोकेट करती थी उसको 5 ईयर्स की अपफ्रंट लीज प्रीमियम पे ₹5 करोड़ पे किसी पर्सन को देने के लिए सोचा। तो उसके लिए उसने एक कंसल्टेंट एजेंसी को हायर किया, डू करेक्ट कंसल्टेंट को। डू करेक्ट कंसल्टेंट ने
परचेज किए काउंटरफिट गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर ताकि वो मिनिमाइज कर सके कॉस्ट ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी। और इसने ये इन्फॉर्म कर दिया किसको, अजय विनोद को। काउंटरफिट का मतलब होता है नकली, मतलब फेक स्टैम्प पेपर उसने क्या किया, परचेज किए ताकि स्टैम्प पेपर क्या किए वो कर सके, स्टैम्प ड्यूटी की कॉस्ट को कम कर सके। इसका जो कॉस्ट थी वो सबसे पहले पे कर दी खुद डू करेक्ट एजेंसी ने। आफ्टर दैट दिस अमाउंट इज रिम्बर्स किया, टीबी टेबल ने रिम्बर्स कर दिया। और जब ये रिम्बर्स किया प्लस इनवॉइस उसका कमीशन, एजेंसी का कमीशन भी उसको, मतलब एजेंसी कमीशन थी वो भी रिम्बर्स की, प्लस वो मतलब वो अमाउंट भी पे किया। और वो अमाउंट में उसने टीडीएस भी नहीं काटा, विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, और कैश में पे कर दिया वो। इसके बाद कंपनी को एक्सपेंसिव करना था तो अपने एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी इंक्रीज करनी थी, तो कंपनी ने 2 कंसल्टेंसी सर्विस की, जो कंसल्टेंसी कंपनी है उनको क्या किया, हायर किया। और उस कंसल्टेंसी हायर किया, एक को $5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया और एक के $15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया। कंपनी के पास एक कमर्शियल प्लॉट था तो कंपनी उसको सेल करना चाहती थी, तो कंपनी ने क्या किया, जो प्रमोटर का कोई फ्रेंड है जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है इन द यूएसए, उससे कंपनी को डील करनी थी, तो कंपनी ने एक एजेंट को हायर किया शिकागो में। और सेल का अमाउंट तय हुआ कितना, जो इनवार्ड मतलब हमें रिसीव होगा सेल का अमाउंट $5 लाख, और जो एजेंट जिसको हायर किया उसकी जो कमीशन थी वो थी $30,000। कंपनी ने इसके लिए कंपनी ने क्या किया कि एम्प्लॉय को ज्वाइन परपोज ऑफिस, जो कंपनी मतलब वहाँ पे न्यूयॉर्क में अपना ऑफिस ज्वाइन करवाना चाहती थी, उसके लिए कंपनी ने क्या किया, एडवर्टीजमेंट दिया न्यूज़पेपर के अंदर। $1 लाख उसकी कॉस्ट आई हमारी। अब एक पर्सन की एंट्री होती है सिद्धार्थ शंकर जो सुधीर शंकर प्रमोटर है उसके ब्रदर है, वो एक CFO है लिस्टेड एंटिटी के अंदर। वो क्या करते हैं, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द शेयर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी, तो वो इन्फॉर्मेशन को पास कर देते हैं सुधीर शंकर को। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन सुधीर शंकर को प्रॉफिट हो जाता है 2 करोड़ का। विद दिस प्रोसीड, जो ये 2 करोड़ आते हैं उसमें से वो 1 करोड़ अपनी वाइफ NA को ट्रांसफर कर देते हैं, और 0.8 करोड़ जो होता है, 0.8 करोड़ वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं, और 0.2 करोड़ वो डिस्प्ले करते हैं इन यूएसए हाउस के अंदर। मतलब एक किंग का स्टैटू खरीद के वहाँ पे उसको अपने यूएसए वाले हाउस में लगवा देते हैं। मिस्टर अजय विनोद जो सेकंड जो फाउंडर है या प्रमोटर है कंपनी के, वो क्या करते हैं, डील करते हैं एक वेंडर के साथ। वो शो करते हैं कि एक इंडिकेट करते हैं कस्टमर कि हमारे पास न्यू रोबोटिक टेक्नोलॉजी है ऑन द एविएशन, और इसके आधार पे वो एक एंटर कर जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में $2 लाख के। और कंपनी के पास उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए पेटेंट और कॉपीराइट भी नहीं होते, पर कंपनी क्या करती है, अपने कंप्यूटर के कॉपी करके पेटेंट और कॉपीराइट यूज कर लेती है। और कंपनी का व्यू है कि वो इसको एक्वायर्ड राइटफुली क्या कर लेगी, ऑन कर लेगी। और कंपनी ने अब तक कोई अप्लाई भी नहीं किया फॉर दैट पर्पज के लिए। जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट है उसे इन चीज़ों का पता चल जाता है, वो एक नोटिस इशू कर देता है एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी को और डायरेक्टर को और कंपनी को। अभी हमारी केस स्टडी का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, हम क्वेश्चन आंसर की तरफ को मूव करेंगे अब। हेलो फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर किस तरह से सोल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है, इसमें MCQ है। मैं एक अप्रोच बताऊंगा। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है सेपरेट, उसका लिंक मैं ड्रॉप करूंगा कि किस तरह से हम केस स्टडी को हैंडल करते हैं। केस स्टडी का हैंडल करने का तरीका ये नहीं होता कि पहले केस स्टडी रीड करो देन क्वेश्चन आंसर। पहले क्या होता है कि हमें क्वेश्चन को पढ़ने पड़ेंगे कि MCQ क्या है, उसके क्वेश्चन क्या है, ताकि हम जो केस स्टडी के अंदर बहुत सारा टैक्स होता है उसमें से रेलिवेंट और इरेलीवेंट फैक्ट्स को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सकें, और जो रेलिवेंट है उसको मार्क कर सके। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिससे आपकी बहुत ही जल्दी आप केस स्टडी को सोल्व कर पाओगे, बहुत इफेक्टिवली आंसर दे पाओगे। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एक्शन दैट कुड बी टेकन बाय द ED ऑन TBTPL और इट्स एम्प्लॉय फॉर नॉट कंप्लाइंग विद इट्स ऑर्डर अंडर PMLA। ये बोला कि कौन सा एक्शन है जो ED नहीं ले सकता अगेंस्ट द एम्प्लॉय और TBTPL मतलब कंपनी के अगेंस्ट, क्योंकि कंपनी ऑर्डर का कंप्लाइंस नहीं कर सकती। इसमें ऑप्शन हमारे क्या है, इशू अ वार्निंग इन राइटिंग, डायरेक्ट द एंटिटी एम्प्लॉय डायरेक्टली सेंड रिपोर्ट, और डायरेक्ट द रेलिवेंट कोर्ट टू टेक सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द TBTPL और इट्स एम्प्लॉय, इम्पोज करना मॉनेटरी पेनल्टी ऑन द TBTPL और इट्स एम्प्लॉय। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। इशू करना वार्निंग
इन द राइटिंग कर सकता है ईडी, डायरेक्ट कर सकता है एंटिटी एम्प्लॉय को कि वो रिपोर्ट सेंड करे, ये भी कर सकता है। और जो ऑप्शन डी है, इम्पोज कर सकता है मॉनेटरी पेनल्टी भी ईडी लगा सकता है, पर जो ईडी है वो डायरेक्ट नहीं कर सकता किसी कोर्ट को और सिविल को अगेंस्ट टीबीएपीएल। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का सी। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड बोलता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिस्टर सुधीर शंकर। सुधीर शंकर कौन है, सुधीर शंकर प्रमोटर है जो कंपनी का। द ईडी चाहती है कि डिटेन कर ले सुधीर शंकर को फॉर ए पीरियड ऑफ द 3 days, 3 दिन के लिए। टू मेक द इंक्वायरी, कहता कंपनी उस क्या करे, ईडी उससे इंक्वायरी करे टू गेट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम। इवेल्युएट करो इफ दिस इज अप्रोप्रिएट अंडर द पीएमएलए, कि मतलब वो पूछता है कि क्या ये अप्रोप्रिएट है पीएमएलए के अंदर की जो ईडी है उसको डिटेन कर ले 3 days के लिए। नो, आपने प्रोविजन पढ़ा होगा कि जब वो किसी पर्सन को डिटेन करते हैं तो 24 आवर के अंदर उसको क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने। तो क्या 24 आइए हमें प्रोविजन क्लिक कर देना चाहिए, प्रोविजन क्लिक करना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, काफ़ी बार इसके क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखो यस द डायरेक्टर इज विल विद इन अ पावर, नो डायरेक्टर विद इन पावर में नहीं है, ईडी पावर में नहीं है, ईडी तो 3 days के लिए नहीं कर सकता। सेकंड क्या है, नो द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडर द पीएमएलए इज 24 hours बिफोर विच सुधीर शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द सुपीरियर रैंकिंग ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। यस, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका सही होगा कि 20। नीचे देख लेते हैं क्या है, और यस हाउ द यस तो है ही नहीं, फिर नो द डायरेक्टर नॉट विद इन द राइट टू डिटेन, तो इसका आंसर क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है बी। इसके बाद हम क्या थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड एमसीक्यू क्या है, द अपीलेट ट्रिब्यूनल जो एटी हैज कंक्लूडेड दैट डायरेक्टर हु सर्च द सुधीर शंकर एंड हिज प्रॉपर्टी इंडल्ज इन अ वैक्सी, ये क्या देखो वैक्सीटीसियस सर्च विदाउट रिकॉर्डिंग प्रॉपर रीजन इन राइटिंग, विदाउट रिकॉर्डिंग प्रॉपर रीजन इन राइटिंग, मतलब वैक्सीटीसियस सर्च करता है तो विदाउट रिकॉर्डिंग प्रॉपर इन राइटिंग एंड साउट योर व्यू, वो हमारे व्यू चाहता है इस पर ऑन द नेट करता है। मतलब जो ईडी का डायरेक्टर है वो हमारे से पूछता है कि अगर वैक्सीटीसियस सर्च है विदाउट रिकॉर्डिंग प्रोविजन तो क्या कर सकते हैं हम। इसके लिए मैंने सेक्शन 62 हमें पता होना चाहिए, इसके लिए हमें क्यों ये ऐसे प्रोविजन याद नहीं होगा आपको भी। सेक्शन 62 की जो लैंग्वेज है वो मैं बताता हूँ। सेक्शन 62 लैंग्वेज इस तरह से यूज करता है। सेक्शन 62 बोलता है कि अगर वैक्सीटीसियस सर्च है तो उसके अंदर ये पीएमएलए का है, पीएमएलए का सेक्शन 62 है कि सर्च और कोजिस टू बी सर्च व्हेन एनी बिल्डिंग, डिटेन कर सकता है और सर्च कर सकता है और अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को, लाइबल फॉर कन्वेक्शन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, इसने 2 years और फाइन क्या हो सकता है 50,000 रुपये, मतलब 2 years के लिए क्या इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन में भी इम्पोज किया जा सकता है 50,000 तक। तो सस्पेंशन डिसमिस नो, फाइन विच 2 लाख नो, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में भी एक्सटेंड 4 years तक इम्प्रिजनमेंट नहीं है। तो क्या है इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी देखो, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में भी एक्सटेंड टू द 2 year और फाइन विच में भी एक्सटेंड टू द 50,000 रुपी। तो इसका ऑप्शन क्या डी है। इसमें आपको प्रोविजन याद होना चाहिए, वैक्सीटीसियस सर्च का जो सेक्शन 62 है वो आपको पता होना चाहिए ताकि हम तुरंत उस पर मूव कर सको और इसका आंसर सही दे सको। इसके बाद आता है आंसर, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये इंपॉर्टेंट है। What is the maximum amount of the export receivable which can be written off by the TBTPL during the financial year 18-19? मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा जो एक्सपोर्ट रिसीवेबल का जो राइट ऑफ किया जा सकता है TBTPL के द्वारा 18-19 के लिए। इसके लिए आपने प्रोविज़न पढ़ा नहीं होगा क्योंकि ये बुक में नहीं है। इसके लिए प्रोविज़न क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, मैं सेपरेटली टेलीग्राम पे इसके लिए आपको एक नोटिफिकेशन, ये जो सर्कुलर है आरबीआई का वो डाल भी दूंगा वहाँ पे, उससे आप देख सकते हो कि क्या होता है प्रोविज़न। इसमें प्रोविज़न क्या होता है कि जो स्टेटस होल्डर होते हैं उनके लिए सेपरेट प्रोविज़न होते हैं, जो अदर देन स्टेटस होल्डर होते हैं उनके लिए सेपरेट प्रोविज़न होते हैं, और जो एडी जो ऑथराइज डीलर होते हैं उनके लिए सेपरेट प्रोविज़न होते हैं। इसमें भी क्या देखना पड़ेगा, अब इसमें क्या किसने ऑथराइज डीलर का तो अप्रूवल लिया नहीं था, तो इसमें क्या है इसमें देखते हैं पहले एक्सपोर्ट कितना था। तो हम फर्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो इसने लास्ट ईयर हमें 18-19 का पूछ रहा है, तो 17-18 में इसने कितना किया था, 17-18 में इसका रिलाइज हुआ था 30 लाख। तो 30 लाख का अगर इसमें प्रोविजन है कि अदर देन द स्टेटस होल्डर के लिए 5% कर सकता है, तो 5% 30 लाख का हुआ $150,000। और अगर वो अप्रूवल ले लेता है एडी का तो 10% कर सकता है, तो 30 लाख का 10% हुआ $3 लाख। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, $150,000 और $3 लाख। तो यहाँ पे क्या देखो ऑप्शन सी देखो, विद अप्रूवल एडी $3 लाख और विदाउट अप्रूवल $150,000। इसके लिए सर्कुलर है, आपने ये वाला प्रोविजन नहीं देखो, सर्कुलर मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हो और मार्क कर लोगे अपनी बुक के अंदर।
अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी MCQ है। अंडर फैमा 1999 व्हाट इज द अमाउंट दैट कैन बी पेड बाय द TBTPL पब्लिशिंग करने के लिए एडवर्टीजमेंट इन द न्यूयॉर्क टाइम। कितना अमाउंट TBTPL पे कर सकता है फॉर एडवर्टीजमेंट के लिए। ऐसा कोई प्रोविज़न जो अलाउ नहीं करता, एक लिमिट फिक्स नहीं करता, इसके लिए कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का। तो इसमें देखो 10,000 जो है वो PSU के लिए है, वो यहाँ पे प्रोविजन नहीं होगा क्योंकि कंपनी PSU नहीं है। 1 लाख भी नहीं हो सकता और 2,50,000 भी हो सकता है। इसमें क्या आएगा, नॉन ऑल सच ट्रांजेक्शन रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या आएगा कि इस तरह की ट्रांजेक्शन के लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 6 हम व्यू करते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो होगा हमें प्रोविजन पता होने चाहिए और हमें अपना इंडेक्स इस तरह से होना चाहिए ताकि हम मूव कर सके उस क्वेश्चन की तरफ को कि उसका आंसर हमें क्या देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एडवाइस करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कि जो TBTPL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हमें एडवाइस करना है विद इन द फैमा, जो फैमा के प्रोविजन के अंदर बिलो ट्रांजेक्शन। सबसे पहले पूछता है क्या, पेमेंट मेड बाय द TBTPL फॉर कंसल्टेंसी सर्विस। आपने इसमें देखा होगा कंसल्टेंसी सर्विस के लिए TBTPL ने पेमेंट करी है, 2 पेमेंट करी है। एक तो $5 लाख की करी है, देखो ये $5 लाख, एक $15 लाख। तो टोटल कितना हो गया, $20 लाख। जब आप फैमा के शेड्यूल 3 देखोगे, शेड्यूल 3 के अंदर लिखा हुआ है कि कंसल्टेंसी के लिए 2 कंसल्टेंसी की बात करिए फैमा के अंदर। एक कंसल्टेंसी है किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, और एक है अदर देन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा है उसके लिए $10 लाख के लिए $10 लाख की हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं है, तो इसके लिए $10 लाख वाली लिमिट लगेगी। अब क्या इसमें कितनी पेमेंट करनी है, हमें पेमेंट करनी थी 20 लाख। अगर हम इसके 2 अल्टरनेटिव आंसर हो सकते हैं। ICA ने भी दोनों अल्टरनेटिव दिए हैं। फर्स्ट क्या है कि जो $5 लाख की हम पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए तो हमें कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, पर जो 15 लाख की करेंगे तो हमें अप्रूवल चाहिएगा। सेकंड क्या हो सकता है कि हम टोटल कम्युनिटी सम कर ले 20 लाख, 10 लाख को एक्सीड कर रहा है तो हमें अप्रूवल चाहिए RBI का। इस वाले प्रोविजन को आप लिखोगे शेड्यूल 3 को, RBI की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। पेमेंट ऑफ द कमीशन जो इन्होंने पेमेंट करी है किसके लिए, जब ये अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे एक शिकागो में इन्होंने एजेंट को अपॉइंट किया है। इसके लिए भी आपको जब शेड्यूल 3 में जाओगे वहीं पर एक ट्रांजेक्शन है कि हम कितना पेमेंट कर सकते हैं, जितनी इनवार्ड रिसिप्ट हो रही है ना, जितनी इनवार्ड रेमिटेंस होगी, हमें सेल करके जितना अमाउंट मिलेगा उसका 5% और $25,000 विच एवर इज हायर। तो हमें इनवार्ड रेमिटेंस कितनी आई थी, हमें इनवार्ड रेमिटेंस आई थी $5 लाख। यहाँ पे आ रही थी देखो इनवार्ड रेमिटेंस कितनी, $5 लाख आ रही थी, और हम कमीशन कितना पे कर रहे हैं उसको $30,000। तो 5% हुआ कितना, 5 लाख का 25,000, और 25,000 जो एक्ट के अंदर लिमिट गई है विच एवर इज हायर, तो $25,000 हमारी हायर लिमिट हुई। तो इनकी जो पेमेंट एक्सीड कर रही है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, RBI का अप्रूवल इसमें भी लेना पड़ेगा, हमें एडवाइस करना है ये। तो नीचे आप एक कंक्लूजन लिखोगे, एडवाइस कंपनी नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द RBI। इसके बाद आता है C, लोन प्रोवाइडेड इन द फॉरेन करेंसी टू द वेंडर इन इंडिया एंड द वैलिडिटी ऑफ द गारंटी प्रोवाइडेड बाय द वेंडर होल्डिंग कंपनी। किसी भी एंटिटी जो इंडिया के अंदर है, कोई भी एंटिटी, उसको अलाउ नहीं है कि वो फॉरेन करेंसी लोन दे दूसरी इंडियन एंटिटी को। फैमा के अंदर ये अलाउ नहीं किया गया है, पर कंपनी दे सकती है, लोन लैंड कर सकती है किसी कंपनी को जो आउटसाइड द एंटिटी रजिस्टर्ड, आउटसाइड द कंट्री रजिस्टर्ड है, मतलब वो ओवरसी एंटिटी है, उसको दे सकती है। पर उसमें भी क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए इक्विटी के अंदर, जब लैंड कर सकती है उसको। तो इस केस में हम क्या एडवाइस करेंगे कि इन द गिवन केस जो एक वेंडर था, की वेंडर था कंपनी का, वो कंपनी को की मटेरियल सप्लाई करता था, इसलिए कंपनी ने क्या किया, की सर्विस सप्लाई करता, कंपनी ने उसको $5 लाख फॉरेन करेंसी लोन दिया। तो कंपनी उसको क्या लोन देना चाहती थी, तो कंपनी उसको नहीं कर सकती, बिकॉज ये क्या प्रोहिबिटेड है अंडर द प्रोविजन ऑफ द फैमा। और इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, जो फैक्ट है कि उसने गारंटी दी है, उस गारंटी के कारण ये वैलिडिटी करेक्ट नहीं हो जाएगी। अब हम 7 जो क्वेश्चन उसकी तरफ मूव करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या बोलता है, एग्जामाइन करो एडवाइस रिगार्डिंग द बिलो क्वेश्चन रिलेटिंग टू द PMLA। अब यहाँ पे PMLA के प्रोविजन के क्वेश्चन पूछ रहा है ये। इसमें PMLA में क्या पूछता है, ये पूछता है
द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी हैज साउट योर एडवाइस, हमसे एडवाइस मांग रहा है ईडी का ऑफिसर। वो पूछता है आइडेंटिफाई करो ऑल द ऑफेंसेस कमिटेड बाय द पार्टीज, कि कौन कौन से ऑफेंस कमिटेड किए गए पार्टीज के द्वारा अंडर द पीएमएलए। डिस्क्राइब करो इन द केस स्टडी के अंदर और आइडेंटिफाई करो। अब ऑफेंसेस अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन, पीएमएलए के अंदर आपने देखा होगा कि शेड्यूल ऑफेंसेस होते हैं। शेड्यूल के अंदर क्या होता है, शेड्यूल के अंदर पार्ट ए होता है, फिर शेड्यूल के अंदर भी आपके क्या शेड्यूल 2, शेड्यूल के अंदर भी बहुत सारे शेड्यूल आते हैं, फिर पार्ट ए, शेड्यूल 5, इस तरह के वो पूछ रहा है। हम इतना डिटेल में तो नहीं दे सकते इसके शेड्यूल के, पर हम ये लिख सकते हैं कि शेड्यूल ऑफेंसेस कौन कौन से हुए हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब वो स्टैम्प पेपर के लिए काउंटरफिट गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर यूज करता है टू मिनिमाइज करने के लिए क्या स्टैम्प ड्यूटी, तो ये क्या है, ये एक शेड्यूल ऑफेंसेस है पार्ट ए का। दूसरा क्या आता है कि जब वो इनवॉइस फीस देता है और कमीशन पे करता है विदाउट डिडक्शन ऑफ द टैक्स, मतलब उस पर TDS डिडक्ट नहीं करते, वो भी क्या है, वो पार्ट सी शेड्यूल 3 के अंदर क्या है, ऑफेंस है। और इसके अलावा वो पेटेंट और द कॉपीराइट यूज करता है, पेटेंट कॉपीराइट जो अनदर कंपनी के हैं, वो भी पार्ट ए शेड्यूल के अंदर ऑफेंस है। और इसमें आपने एक वो देखा होगा उसका जो ब्रदर होता है, सुधीर शंकर का ब्रदर सिद्धार्थ शंकर, वो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, पास थ्रू करता है, जिसके आधार पे वो सुधीर शंकर 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं, वो भी एक शेड्यूल ऑफेंस है पार्ट ए का। और जो अमाउंट आता है उसमें से 1 करोड़ जो है वो प्रोसीड एना को ट्रांसफर कर देते हैं, वो भी क्या है, ऑफेंस है अंडर पार्ट ए के अंदर। तो ये क्या है, हमारे 5 ऑफेंसेस हो गए इसके अंदर। अब पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, पार्टी इन्वॉल्व देखो, पार्टी किस तरह से इन्वॉल्व है। जो काउंटर फिट के अंदर था, उस काउंटर फिट के अंदर कौन कौन था, एक तो TBTPL तो आएगी, प्लस अजय विनोद आएगा जो डायरेक्टर है, और एक आएगी क्या, डू करेक्ट एजेंसी जो कंसल्टेंट है जिसने परचेज किया था, और CFO ऑफ द TBTPL जो CFO है कंपनी का, वो भी आएगा। एजेंसी फीस और कमीशन फीस जो थी फॉर एक्वायरिंग करने के लिए, एजेंसी फी कमीशन उसमें विदाउट TDS किया था ना, उन्होंने पे किया था, तो इसके अंदर डू करेक्ट कंसल्टेंट, TBTPL और CFO, क्योंकि कंपनी के लिए कंपनी का जो इंचार्ज होता है, मैनेजर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो लायबल होता है। जो पेटेंट और कॉपीराइट इन्होंने क्या किए, दूसरे कंपटीटर के लिए यूज किए, उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, TBTPL रिस्पॉन्सिबल होगी और मिस्टर अजय विनोद रिस्पॉन्सिबल होंगे। और जो ये इक्विटी शेयर प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पे परचेज करते हैं, इस केस में कौन कौन, सिद्धार्थ शंकर जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी प्लस सुधीर शंकर, दोनों क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। और जो प्रोसीड आई थी उसमें से उसको ट्रांसफर किया NA, तो वो क्या है, प्रोसीड ऑफ क्राइम में जो इन्वॉल्व रहता है NA भी क्या होगी, लाइबल होगी। सिद्धार्थ शंकर भी होंगे और सुधीर शंकर भी होंगे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। अभी पूछ रहे हैं कि द प्रोसीड ऑफ द क्राइम, प्रोसीड ऑफ द क्राइम क्या क्या है इसमें, एक तो प्रोसीड ऑफ द क्राइम है जो काउंटर फिट स्टैम्प पेपर यूज किए, उसके कारण हमारे पास लीज प्रीमियम आया, अपफ्रंट लीज प्रीमियम ₹5 करोड़ वो है। और एक क्या है, जो $2 करोड़ का हमारे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और दूसरा जो हमारे ट्रांजेक्शन थी इक्विटी शेयर के अंदर, तो वो, और एक पेटेंट कॉपीराइट के अंदर, जो पेटेंट कॉपीराइट हमने जो $2 लाख की हमारी डील हुई थी, $2 लाख की, उसको पेटेंट कॉपीराइट है, वो भी प्रोसीड ऑफ द क्राइम है। इसके बाद 7.2 के अंदर वो पूछता है क्या, द इन्फॉर्मेंस जो ईडी है इस परपोज, वो क्या कर रही है, परपोज कर रही है, ईडी क्या कर रही है, परपोज कर रही है टू परफॉर्म करने के लिए सर्च ऑफ मिसिस डू करेक्ट, मतलब डू करेक्ट को सर्च, डू करेक्ट के यहाँ पे सर्च करना चाहती है इन द प्रीमिस इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द, मतलब TBTPL से रिलेटेड सर्च के लिए वो चाहती है कि वो डू करेक्ट के अंदर भी, डू करेक्ट की प्रीमिसेस पे भी सर्च करे। इस बात को चैलेंज किया डू करेक्ट ने, इवेल्युएट करो द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द पोजीशन टेकन बाय द ईडी मतलब जो इवेल्युएट द, नहीं पोजीशन पूछ रहा है कि ये पोजीशन जो डू करेक्ट है, वो उसको कहता है कि नहीं कर सकते तुम, क्या ये सही है डू करेक्ट, इसके लिए आंसर देना है। इसके लिए आप PMLA में सेक्शन 17 की तरफ मूव करोगे। सेक्शन 17 क्या बोलता है, वेयर द डायरेक्टर को बोलता है, ईडी का कोई डायरेक्टर और एनी ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर जो ईडी का है, नोट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर, यदि उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, उसे लगता है उस इंफॉर्मेशन के आधार पर उसका रीजन टू बिलीव है डेट एनी पर्सन, की कोई भी पर्सन उसने कोई कमिट किया है एनी एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग, फर्स्ट तो ये बोलता है, या पोजेशन ऑफ किसी प्रोसीड ऑफ द क्राइम में इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग, या थर्ड क्या बोलता है कि इज इन पोजेशन ऑफ एनी रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द मनी लॉन्ड्रिंग, और इज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द क्राइम। तो इसमें क्या है, देखो इसने क्या किया, मनी लॉन्ड्रिंग की इसके पास क्या है,
प्रोसीड ऑफ द क्राइम है। तो जो पोजीशन टेकन की गई है डू करेक्ट के वो करेक्ट नहीं है। अगर इसमें से कुछ भी इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ईडी क्या कर सकती है, ईडी सर्च कर सकती है, कैन परफॉर्म कर सकती है सर्च डू करेक्ट के लिए। तो हेयर जो क्या होगा फिर, ये पोजीशन टेकन बाय द डू करेक्ट कंसल्टेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट, वो अप्रोप्रिएट नहीं है बेस्ड ऑन द अबाउ लीगल प्रोविजन जो सेक्शन। इस तरह से हमारी केस स्टडी कंप्लीट हो जाती है। मैं आगे भी इस तरह की नवंबर 2000 की फर्स्ट केस स्टडी और जो बाकी 3 केस स्टडी है उसको यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। आप इसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं आपको एक मेल दूंगा, आप उस क्वेरी को उस पर मुझे सेंड करना, मैं उसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।